वेलकम टू एनकेआर केजीएस। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे कि शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट दिसंबर 2024 के क्लास 6 to 8 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें हम लोगों ने टोटल जो है वो 11 क्वेश्चंस पिछले सेशन में कर लिए थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 12 क्वेश्चन से। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन है कि फिजो ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? तो ऑप्शन है ए कॉग्निटिव संज्ञानात्मक संघर्ष, बी मोटो कॉग्निटिव अधिसंज्ञान और सी मेमोरी, डी कॉग्निशन संज्ञान। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेटो कॉग्निटिव कॉग्निशन अधिसंज्ञान। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अधिसंज्ञान जो है वो फिजो की सोच विश्लेषण क्षमता का वर्णन उसकी संज्ञानात्मक और अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के संदर्भ में किया जा सकता है। यह क्षमता किसी विषय या समस्या को गहराई से समझने, उसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने और तार्किक निष्कर्ष निकालने में मदद करती है। इस क्षमता को और अधिक निखारने के लिए भी संवाद, अनुभव आधारित शिक्षा और संरचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। अधिसंज्ञान के घटक अधिसंज्ञानीय घटक यह अपने ज्ञान को और समझ के बारे में जागरूकता है, इसमें शामिल है। व्यक्ति का ज्ञान, कार्य का ज्ञान और रणनीतिक ज्ञान जो है इसमें शामिल है। अगला है अधिक संज्ञानीय नियमन। यह सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की क्षमता है, जैसे योजना बनाना, निगरानी करना और मूल्यांकन करना। ये अधिसंज्ञानीय नियमन या सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की क्षमता से है। आगे देखेंगे। अगला है कि अधिसंज्ञानीय अनुभव यह वह भावनाएं और विचार हैं जो किसी विशेष कार्य को करते समय अनुभव किए जाते हैं। उदाहरण, जब एक छात्र कोई कठिन प्रश्न हल करता है तब या कम आत्मविश्वास महसूस करता है। थर्टी नंबर क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है। क्या बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या प्रस्ताव है? ऑप्शन ए दिया है कि इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रेडिक्ट एकेडमिक सक्सेस। बुद्धिमत्ता एकाडमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। दूसरा है कि बुद्धि समय के साथ बदलती है। और तीसरा है बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है। चौथा है कि बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विरोध विधेय किया जा सकता है। तो ये भी गलत है। आनुवंशिक रूप से मिलता है, ये भी गलत है। और एकाडमिक सफलता अनुमान लगा सकती है, ये भी गलत है। ये सही है कि बुद्धि समय के साथ जो है वो बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं कि 1983 में प्रस्तावित किया गया यह सिद्धांत 1983 में
प्रस्तावित किया गया यह सिद्धांत मानता है कि बुद्धिमत्ता केवल 78 या एकाडमिक कौशल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं का समुच्चय है। गार्डनर का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं और प्रत्येक बुद्धिमत्ता का विकास व्यक्ति की रुचियों, परिवेश और अनुभव पर निर्भर करता है। ये बुद्धिमत्ताएं शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गार्डनर की 8 मुख्य बुद्धिमत्ताएं हैं। पहला है भाषाई बुद्धिमत्ता, दूसरा है तार्किक बुद्धिमत्ता, तीसरा है दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता, चौथा है संगीतात्मक बुद्धिमत्ता और पांचवा है शारीरिक बुद्धिमत्ता। 6 नंबर है अंतर व्यक्तिक बुद्धिमत्ता, अंतः व्यक्तिक बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं? तो ऑप्शन ए है कि कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशल का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तीसरा है उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं और चौथा है दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि हालांकि समूह अंतर्गत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी वह स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी दिनचर्या या चरणों की सख्ती से पालन करते हैं। स्वलीनता एक विकासात्मक विकलांगता है जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। इससे पीड़ित बच्चों को सामाजिक संरचना और बातचीत में कठिनाई हो सकती है। उनके सीखने, चलने, ध्यान देने के तरीके भिन्न हो सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है ये 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है कि अभिकथन है अभिकथन ये है कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। कारण यह है कि अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये जो है ये तो पहली बात गलत है और इसका कारण जो है ये दूसरा भी गलत है। अब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है ए और आर दोनों गलत है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि अभिकथन जो दिया है ए, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हाथ से तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। यह कथन गलत है। यह दबाव का एक निश्चित स्तर प्रेरक हो सकता है जो सीखने के लिए बाधित कर सकता है। कारण आर भी गलत है। सीखना बाह्य कारकों पुरस्कार और दंड और आंतरिक कारकों प्रेरणा और जिज्ञासा रुचि दोनों तरह से प्रभावित होती है। अतः प्रभावी अधिगम में दोनों को संतुलित शामिल होना जो है सही है। अतः ए और आर जो है दोनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग समावेशन एक
उदाहरण है। वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। तो वर्ग समावेशन को देखते हैं। वर्ग समावेशन कह रहा है कि लोकेश को एक संकल्पना, दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण यह है कि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्व विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है कि दोनों सही है, लेकिन ए की आर जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों बातें जो है वो सही है। कैसे सही है? तो प्रश्न जो है वो वर्ग समावेशन की समझ और संज्ञानात्मक विकास के साथ उसके संबंध का प्राकलन करता है। अभिकथन ए संज्ञानात्मक विकास में एक प्रमुख अवधारणा वर्ग समावेशन के साथ एक कठिनाई का वर्णन करता है, जबकि आर सीखने में भावनात्मक कारकों पर चर्चा करता है। यह लोकेश के सामने आने वाले कठिनाई से संबंधित नहीं है। अतः ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो ये जो है ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है कि उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता होती है, ये नैदानिक आकलन कहलाता है। दूसरा है कि विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के साथ समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा है कि विद्यार्थियों को अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यापारिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना। चौथा है कि शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्ट करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यह है कि उन छात्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। नैदानिक आकलन क्या होता है? एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग छात्रों की वर्तमान ज्ञान कौशल और उनकी कमजोरियों को पहचानने के लिए किया जाता है। यह आकलन आमतौर पर शिक्षा प्रक्रिया शुरू करने से पहले किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि छात्रों का विकास किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। नैदानिक आकलन के उद्देश्य देखेंगे तो नैदानिक आकलन जो है यह सीखने के अंतराल का पता लगाता है। दूसरा है निर्देशात्मक रणनीतियों की योजना बनाता है। तीसरा है व्यक्तिगत विकास करता है। चौथा है शिक्षा प्रक्रिया को अनुकूल बनाता है। विशेषताएं हैं कि पूर्व शिक्षण का मूल्यांकन करना, व्यक्तिकृत दृष्टिकोण बनाना, समस्या केंद्रित करना और सतत प्रक्रिया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि 10 साल की जो है 10 साल की कुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? तो समस्या कौशल को बढ़ाने के लिए जो है गणित की शिक्षिका कुछ इस प्रकार से दिया है। ऑप्शन नंबर ए है कि कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा न करे। दूसरा है उसे समस्या का समाधान दे। तीसरा है उसे समस्या को छोड़ने और अगले पर जाने के लिए कहे। चौथा है कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यदि कालिका जो है गणित की प्रश्न से समस्या से जूझ रही है तो उसे जो है वो कोशिश करते रहने पर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि सॉल्व करो, आ जाएगा। और दूसरा है कि जरूरत पड़ने पर उसे आलम्बन प्रदान करना चाहिए, अर्थात कुछ हिंट देते रहना चाहिए।
तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं, शिक्षिका को रचनात्मक और सुलभ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि काकोली कठिन सवालों से जूझने के बजाय उन्हें आत्मविश्वास और रुचि के साथ हल कर सके। शिक्षिका कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करे। यह उसके न केवल गणित बल्कि जीवन की समस्याओं को हल करने में भी क्या करता है, मदद करता है। प्रमुख चरण कुछ इस प्रकार से है कि समस्या को छोटे चरणों में विभाजित कर देना चाहिए। दूसरा है वास्तविक जीवन के उदाहरण देना चाहिए। तीसरा है विचारशील प्रश्न पूछना चाहिए। चौथा सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए और पांचवा है उसकी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे को मानता है, लेवित्स्की जो है वो को मानता है। तो जीन पियाजे निजी वाक और आत्म विनियमन के में प्रभावी आत्म केंद्रित वाक और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है। ये गलत है। जीन पियाजे जो है वो आत्म केंद्रित वाक और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता को मानते हैं, जबकि लेवित्स्की जो है वो निजी वाक और स्व विनियमित में प्रभावीता को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है वो आत्म केंद्रित वाक को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत तथा लेवित्स्की जो है वो निजी वाक और स्वनियमित प्रभावी को मानते हैं। जीन पियाजे ने आत्म केंद्रित वाक को बच्चों की शुरुआती विकास के दौरान बोले गए ऐसे संवाद के रूप में परिभाषित किया है जो मुख्य रूप से खुद के लिए होता है, न कि दूसरों के साथ विचार साझा करने के लिए होता है। आगे है इसकी मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं कि बच्चा जो है खुद से बात करता है, लेकिन यह संवाद दूसरों के लिए नहीं होता है। तीसरा है यह वाक बच्चों को सोचने और अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित करने का तरीका होता है। उदाहरण के लिए बच्चा खेलते समय अपने कार्यों का वर्णन करता है। अब मैं इन ब्लॉक को यहाँ रखूंगा, यह बड़ा है। ये बातें खेलता रहता है और बोलता रहता है। तो ये जो है ये अपने सोच वाक जो है बच्चों सोचने और अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित करने का सही तरीका होता है। लेवित्स्की कहते हैं वाइगोत्स्की कहते हैं कि लेवित्स्की के निजी वाक के बच्चों के आत्मनिर्देशन और आत्म नियमन स्व विनियमित को महत्वपूर्ण उपकरण माना है। इसकी मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है कि यह बच्चों के सोचने और समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरा है बच्चे इससे अपने गतिविधियों का मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा है निजी वाक समय के साथ मूक आंतरिक वाक में बदल जाता है। चौथा है बच्चे पहेली हल करते समय खुद से कहता है पहले मैं कोने के टुकड़े ढूंढूंगा, फिर मैं बार्क मिलाऊंगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। तो सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। दूसरा है सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके देना। ये तो सही होगा। तीसरा है शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। सही होगा। और चौथा है शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों को पेशकश करना। ये भी सही है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो
गलत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के नवीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। देखते हैं अधिगम व्याख्या। देखते हैं कि अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प एक ऐसा ढांचा है जो शिक्षा को सभी छात्रों के लिए सुलभ, लचीला और प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। इससे मुख्य रूप से 3 सिद्धांत शामिल होते हैं। प्रतिनिधित्व की बहुसाधन, यह सुनिश्चित करना कि सूचना और ज्ञान सामग्री की विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करना ताकि सभी छात्र समझ सके। उदाहरण के लिए ऑडियो और वीडियो। अभिव्यक्ति और कार्यवाही के बहुसाधन, छात्र को अपनी समझ और कौशल प्रदर्शित करने के लिए कई विकल्प देना चाहिए। लिखित उत्तर में, प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण में, चाहे जिस मेथड में भी जो है उससे अधिगम प्रोसेस जो है वो करवा लेना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है संलग्नता के बहुसाधन जो है सभी शिक्षार्थियों के हित में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना चाहिए। विद्यार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना चाहिए। यूडीएल में शामिल नहीं है। छात्रों को उनकी रुचियों और प्रेरणाओं के अनुसार सीखने में संलग्न करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए गेम खिलाना, समूह में कार्य करना, व्यवहारिक गतिविधि इत्यादि जो है इसमें सम्मिलित है। अगला है 21 नंबर है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया है कि यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। बी नंबर है कि यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। सी नंबर है कि यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। और डी नंबर है कि यह बच्चों को दुविधात्मक स्थिति प्रस्तुत करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोहलबर्ग ने थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है जिसे 3 स्तरों और 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने बच्चों, किशोरों तथा वयस्कों के समूह को नैतिक दुविधाएं देकर के नैतिक विकास सिद्धांत तैयार किया। कोहलबर्ग की दुविधाएं हेज नाम के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। वह चोरी की दवा के बीच चयन या अपनी पत्नी को मारने देने के लिए दुविधा में है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। और बी है बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो ये तो सभी को मिलते हैं, ये तो बात सही नहीं है, लेकिन ये बात सही है। और ऑप्शन ए का ऑप्शन बी जो है ये सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर, दोनों सही नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि दोनों कथन जो है वो गलत है। दोनों कथन क्या है? गलत है। इसमें दोनों कथन गलत कैसे है? कह रहा है कि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण नहीं है, नहीं बोला था, इसीलिए एक सार्वभौमिक निर्माण है। अच्छा, तो व्याख्या कर रहा है कि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण नहीं है। अलग अलग समाजों और संस्कृतियों में बचपन और वयस्कता को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, इसीलिए बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है। यही कारण है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के लिए अवसर नहीं मिलते हैं। अतः ए और आर जो है वो दोनों कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। विवेचनात्मक सोच को
बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था। ये विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, विवेचनात्मक देगा। या द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। या द्वितीय विश्व युद्ध को फैलने में किन किन कारकों का योगदान था। तो किन किन कारकों का योगदान था, ये बातें जो है विवेचनात्मक सोच में विवेचनात्मक सोच को जो है वो बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि जो विवेचनात्मक सोच है एक मानसिक क्षमता है जिसमें व्यक्ति वास्तविक दुनिया से परे जाकर के विचारों, विचारधाराओं और अवधारणाओं के बारे में सोचता है। यह एक प्रकार की उच्च स्तरीय सोच होती है जिसमें व्यक्ति को भौतिक रूपों में अमूर्त विचारों, सिद्धांतों और सामान्य अवधारणाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता होती है। विवेचनात्मक सोच का मतलब है कि व्यक्ति सिर्फ सीधे तौर पर दिखाई देने वाली, अनुभव की जाने वाली चीजों को नहीं देखता, बल्कि यह अमूर्त, प्रतीकात्मक और सामान्य अवधारणाओं को समझने में सक्षम होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था, ऐसा प्रश्न जो है वो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधित है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को उपयोग करना चाहिए। तो जो दृष्टि बाधित है उन्हें शिक्षकों को क्या उपयोग करना चाहिए। तो आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण, श्रवण यंत्र, ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली, ब्रेल एक श्रवण प्रणाली और आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण स्पर्श तंत्र। तो हमें जो है वो ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली अपनाना चाहिए। श्रवण जो है वो सुनने से जो है बाधित होते हैं उनके लिए होता है, ठीक ना। तो ये जो है स्पर्श होगा। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली जो है वो अपनाना चाहिए। ये जो है संबंधित है दृष्टि बाधितों के लिए। यह है कि उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधित है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को ब्रेल का उपयोग करना चाहिए जो एक स्पर्श प्रणाली है। ब्रेल प्रणाली एक विशेष लेखन प्रणाली है जो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई प्रणाली अंक, अक्षर और प्रतीक को पंक्तियों के रूप में उभारे गए डॉट्स बिंदी के रूप में दर्शाती है। ब्रेल का प्रयोग जो है वो शारीरिक रूप से महसूस किए जाने वाले उभरे हुए डॉट्स के माध्यम से किया जाता है ताकि दृष्टिहीन व्यक्ति उन डॉट्स को छू करके जो है वो पढ़ सके। ब्रेल प्रणाली का इतिहास जो है वो 1824 में लुईस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। लुईस ब्रेल खुद दृष्टिहीन थे और उन्होंने यह प्रणाली अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए बनाई थी। वे 15 साल की उम्र में अंधे हो गए थे और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एक खास प्रकार के लेखन प्रणाली की आवश्यकता है। लुईस ब्रेल ने 6 बिंदी के संयोजन से यह प्रणाली विकसित की, दृष्टिहीन लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम हो सके। तो 25 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो ऑप्शन ए है कि विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना। बी है कि एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी याद रखना और प्रस्तुत करना। और तीसरा है कि छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। और चौथा है कि छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण देना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न को जो है वो प्रदान करना चाहिए। कैसे?
तो दिया है कि एक शिक्षक के रूप में छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप सहयोगात्मक शिक्षण, परियोजना आधारित शिक्षण और प्रश्न पूछने जैसी रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिर वाले प्रश्न करना, जिससे आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित होती है तथा कल्पना का प्रयोग करने और रचनात्मक सोच के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए आकलन का एक जो है वो उदाहरण है। ऑप्शन ए है कि एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्रदान करने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है कि उन्हें ग्रेड प्राप्त करना चाहिए। बी है जिसमें पूरे छात्र सीखी गई सामग्री शामिल हो, अंतिम परीक्षण करना चाहिए। सी है जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करना चाहिए। और डी है कि देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण करना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि रूब्रिक विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन एक उदाहरण है। रूब्रिक एक स्कोरिंग गाइड या आकलन उपकरण है जो किसी विशिष्ट कार्य का समुदेशन के आकलन के लिए अपेक्षाओं और मानदंडों को रेखांकित करता है। सीखने के लिए आकलन के अंतर्गत यह बताता है कि परियोजना की शुरुआत छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें यह निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। अगला है 27 नंबर की अभिकथन है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। और कारण दिया है इसका कि लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ जो है ये दोनों कथन जो है वो गलत है कि लड़कियां जो है वो सामाजिक रूप से सांस्कृतिक रूप से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, और जब जन्मजात नहीं होती है तो ये आनुवंशिक भी नहीं होती है। तो ये दोनों बातें जो है वो गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों कथन क्या है, गलत है। आंसर देखते हैं। आंसर दिया है कि लिंग भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित होती है। इसीलिए अभिकथन ए लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ये कथन क्या है, गलत है। और कारण दिया है आर, कारण यह दिया है कि क्योंकि लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं होती हैं। ये जो है भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं होती हैं। ये बात जो है ये विडंबना है कि लड़कियां और लड़के भावनाओं को अलग अलग रूप से व्यक्त करते हैं। अतः जो है ये आर भी कथन गलत है और ए भी कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि दोनों कथन गलत है। 28 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन दिया है कि 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है। 12 साल की जो अमाना है वो हर बार डर जाती है। उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी, वह शर्मिंदा होगी। आर है कि जब छात्र सुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये बात तो सही है कि असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो इस पर जो है शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और बार बार ये जो है हल करने के लिए कहती है, तो यह जरूरी नहीं है कि वह जो है उन्हें डांटेगी तभी जो है वो
बार बार हल करने के लिए कहती है क्योंकि उसे डर है, तो ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, और ए की आर जो है वो सही व्याख्या करता है। ए की आर सही व्याख्या करता है कि यदि जो है वो उसे डर है तो उस पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वो सीख नहीं पाएगी। देखते हैं, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा या सीखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। असुरक्षा और चिंता की वजह से छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिससे उनके अधिगम प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या हल करने के जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और शर्मिंदा होंगी। अतः ए और आर दोनों सही है, और ए की आर जो है वो सही व्याख्या करता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका छात्रों को उसके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावित होगी? तो छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शक प्रदान करना, और भी है कि नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना। सी नंबर है कि पाठ्यपुस्तक के अध्ययन को पढ़ाने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना। डी नंबर है कि छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पूर्व ज्ञान की नई संकल्पनाओं से जोड़ने के लिए अवसर प्रदान करके कक्षा में सार्थक सीखने और विवेचनात्मक सोच सक्षम बनाना संज्ञानात्मक संगठन कहलाता है। इसमें विद्यार्थियों को उनके पहले से ज्ञात जानकारी को नई जानकारी के साथ जोड़ने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपनी सोच को गहरा और विवेचनात्मक बना सकते हैं। यह प्रक्रिया उनके ज्ञान को विस्तार देती है और सोचने की क्षमता को बेहतर बनाती है। शिक्षिका के शिक्षण रणनीति के तहत यह सबसे प्रभावी होगा कि वह छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहे, फिर उन्हें इस विषय से उन्हें जोड़े। 30 नंबर क्वेश्चन होगा कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक। तो प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर के बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करना। बी नंबर है कि बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नामीकरण करता है। सी नंबर है कि अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है, और डी नंबर है कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों का संशोधित करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समावेशी कक्षा जो है वह कक्षा होती है जहां सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे किसी भी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्थिति में हो, समान अवसर दिए जाते हैं। इस कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी सामान्य शिक्षा का हिस्सा होते हैं और उन्हें उनके व्यक्तिगत विकास के लिए संसाधन, सेवाएं, समर्थन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि हर विद्यार्थी, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से, सीखने की समान अवसर प्राप्त करे और उनका समग्र विकास हो। इसमें शिक्षक बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। तो इस प्रकार से जो है हमने 2024 के सीटेट के जो क्वेश्चंस आए थे वे 30 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है।
आगे हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।